ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज 9 जनवरी 2023 को हम 2022 की 25 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉप 25 बेस्ट भारतीय फिल्मों के बारे में। कल ही 8 जनवरी को मैंने 37 वर्स्ट फिल्मों की लिस्ट भी अपलोड की है। वो अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप अवश्य अवश्य देखना। तो एक बार फिर से मैं 2022 में हमने कितनी फिल्मों और वेब सीरीज़ के रिव्यू किए हैं वो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। तो 2022 में कुल मिलाकर 130 से ज़्यादा भारतीय फिल्मों के और 21 से ज़्यादा भारतीय वेब सीरीज़ के हमने रिव्यू किए हैं, और उसके साथ ही 51 से ज़्यादा इंटरनेशनल फिल्मों के, मतलब उसमें हॉलीवुड भी है, जापानीज़ भी है और भी कुछ दूसरी फिल्मों के हमने रिव्यू किए हैं 51 से ज़्यादा, और 21 से ज़्यादा वेब सीरीज़ के बाहर की हमने रिव्यू किए। तो कुल मिलाकर 181 से ज़्यादा फिल्में और 41 से ज़्यादा वेब सीरीज़ के 2022 में हमने रिव्यू किए हैं। ये सारे रिव्यूज़ आप हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरीज चैनल पर देख सकते हैं। उसे आप सब्सक्राइब अवश्य करना। सारे रिव्यूज़ मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं 2022 की 25 सर्वोत्कृष्ट फिल्म की लिस्ट की। तो सबसे पहली यानी 25वीं फिल्म है मिडिल क्लास लव। देखिए, आप में से बहुत सारे मित्रों ने इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा। जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्होंने अवश्य इसका नाम सुना होगा, उसका रिव्यू हमारे चैनल पर देखा होगा, पर बाकी तो किसी क्रिटिक ने इसका रिव्यू किया हो ये मुझे तो याद नहीं। देखिए, कोई बहुत बिग बजट फिल्म नहीं है, बहुत ही एक छोटे बजट की फिल्म है। डायरेक्शन भी इसका बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था, पर इस फिल्म को बनाने के पीछे की, इसकी कहानी को लिखने के पीछे की जो भावना है, जो इंटेंशन है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, और उसी कारण से मैंने इस फिल्म को इस लिस्ट में ऐड किया है। मैं इसकी कहानी अगर आपको यहाँ पर संक्षेप में बताऊँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई ऐसी कहानी अभी भी लिखने वाले राइटर्स बचे हुए हैं, वो भी बॉलीवुड में। ये आपको विश्वास नहीं होगा, और इसी कारण से बाकी सारे क्रिटिक्स ने शायद इससे को इग्नोर कर दिया। इसके बाद 24 नंबर पर एक मराठी फिल्म है ज़ोंबीवली। ये पहली मराठी ज़ोंबी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। देखिए, फिल्म कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, पर एक हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए आप इस फिल्म को एक बार अवश्य देख सकते हैं। फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। इसके बाद 23 नंबर पर है अक्षय कुमार की राम सेतु। देखिए, डेफिनेटली ये फिल्म और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी, पर इसका जो एंडिंग है ना वो इस फिल्म को बचा लेता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी बॉलीवुड के लिए। इस फिल्म को वो और बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते थे, पर एक मरे मरे मन से बनाई हुई ये फिल्म लगती है। पर एंडिंग में जाकर चलो थोड़ा बहुत जो एंड आखिरी के 10-15-20 जो मिनट है वो इस फिल्म को बचा लेते हैं। पर कुछ कुछ सीन्स इसके काफ़ी ज़्यादा बचकाने थे, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर वाला सीन। पता नहीं, मतलब इतना अच्छा सब्जेक्ट था और बहुत कुछ इसमें और भी बातें दिखाई जा सकती थी, पर फिर भी एक बार देखने जैसी फिल्म तो मैं इसे कहूँगा। इसके बाद 22 नंबर पर है दृश्यम 2। देखिए, भले ही ये रीमेक हो, पर फिर भी हम इस फिल्म को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद आई थी। इसके बाद 21 नंबर पर है हुरदंग। अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है, पॉलिटिकल ड्रामा अगर आपको पसंद है, तो ये फिल्म आप अवश्य देखना। इसके कुछ रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे। कुछ लिबरल क्रिटिक्स ने इसे ये कहा था कि भाई मेजॉरिटियन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण से इस फिल्म को बनाया गया है। ऐसी हास्यास्पद बातें इस फिल्म के बारे में की गई थी। इसके बाद 20 नंबर पर है विक्रांत रोना। देखिए, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस प्रकार से परफॉर्म किया था उससे बेटर ही ये फिल्म डिजर्व करती है। इस फिल्म में मर्डर मिस्ट्री है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है, एक्शन है, एडवेंचर है, फैंटेसी है, हॉरर है, थ्रिलर है, फैमिली ड्रामा था, सोशल ड्रामा था, सब कुछ था इस फिल्म में, और मुझे फिल्म एंटरटेनिंग लगी थी। इसके बाद 19वीं फिल्म है, जियो सिनेमा पर रिलीज हुई, अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निम्रत कौर की 10वीं। अगर आप अपने परिवार के साथ में एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो वो फिल्म है 10वीं। इसके बाद 18 नंबर पर है मोनिका ओ माय डार्लिंग। 2022 की मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म कहूँगा। इसकी जो कहानी उसमें कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। कुछ बातें भले ही हम शुरुआत में थोड़ा सा, शुरुआत नहीं पर फिल्म के बीच में थोड़ा सा हम गेस कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल कुछ बातें हैं, पर बाकी और बहुत सारी सी बातें हैं जो हमें एंडिंग तक अपने साथ में बांध कर रखती है। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिल्म में इसे कहूँगा। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं, पर हाँ, एक मर्डर मिस्ट्री और ट्विस्ट और टर्न्स थे कहानी में, इस कारण से फिल्म हमें पसंद आती है। इसके बाद 17 नंबर पर है सीतारामम। इस फिल्म का जो म्यूज़िक है या जो विजुअल्स हैं इस फिल्म के, उनकी तरफ बस देखते रहने का मन करता है। इतने सुंदर इस फिल्म के विजुअल्स है। ये फिल्म और ऊपर हो सकती थी इस लिस्ट में, पर एक दो बातें मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई थी जो मैंने इसके रिव्यू में बताई हुई है। पर डेफिनेटली
एक बार इस फिल्म को देखना तो बनता है। इसके बाद 16 नंबर पर है हिट द सेकंड केस। अगर आप एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कहानी में कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स हैं जो हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर रखते हैं। एक बात मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई थी, लिव इन रिलेशनशिप को जो इसमें ज़बरदस्ती प्रमोट किया है, जिसका कहानी के साथ में वैसे कोई कनेक्शन भी नहीं था। उस एक बात को इसमें इग्नोर किया जा सकता था। इसके बाद 15 नंबर पर है हृदयम। ये एक मलयालम फिल्म है और इसे मैं एक परफेक्ट एपिक लव स्टोरी कहूँगा। और इवन ये फिल्म मुझे 96 से भी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि देखिए 96 हमें भूतकाल में बंधना सिखाती है, भूतकाल में फंस कर रहना सिखाती है, और हृदयम हमें भूतकाल को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सिखाती है। और ये बात बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो मैसेज है ना वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और यही जीवन जीने का सही तरीका भी है। और हृदयम इतनी ज़्यादा बढ़िया फिल्म है ना, कहानी की दृष्टि से भी, मैसेज के दृष्टि से भी, और परफॉर्मेंसेस, विजुअल्स, म्यूज़िक, हर प्रकार से बहुत बढ़िया। और ये फिल्म डेफिनेटली टॉप 10 में आ सकती थी, पर इसमें बीफ खाने को जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है और बीफ को एक प्रकार से केरला की खाद्य संस्कृति की तरह दिखाने का जो प्रयास किया है, वो बात मुझे फिल्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसके बाद 14 नंबर पर है मराठी फिल्म पावनखिंड। नरवीर बाजीप्रभु देशपांडे जी के शौर्य, पराक्रम एवं स्वामी निष्ठा को पूरे सम्मान के साथ में इस फिल्म में दिखाया गया है। अभी हाल ही में जो हर हर महादेव फिल्म आई थी वो भी इसी विषय पर आधारित थी। शरद केळकर उसमें मुख्य भूमिका में थे, पर इवन शरद केळकर से भी ज़्यादा बढ़िया इसमें अजय पुरकर, जिन्होंने बाजीप्रभु देशपांडे जी की भूमिका पावनखिंड में निभाई थी, उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर था, शरद केळकर से भी ज़्यादा बेटर। और हर हर महादेव फिल्म भले ही टेक्निकली ज़्यादा बेटर थी, पर उसमें गौरवशाली इतिहास दिखाने पर फोकस नहीं था, और ये बात हमें वहाँ पर बिल्कुल डिसअपॉइंट करती है। पर पावनखिंड में हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाने पर मुख्य फोकस था, और इसी कारण से पावनखिंड को मैं आप सभी मित्रों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद 13 नंबर पर है एक और तेलुगु फिल्म और अधिविशेष जी की इस लिस्ट की दूसरी फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म उनके शौर्य, त्याग एवं देश प्रेम को पूर्ण रूप से न्याय देती है। इसके बाद भोंगा अजान, ये एक मराठी फिल्म है। वैसे फिल्म काफ़ी पुरानी है, 2018 में ही इसे सर्वोत्कृष्ट मराठी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, पर थिएटर में ये फिल्म पिछले वर्ष रिलीज हुई। पर देखिए, पिछले वर्ष थिएटर में रिलीज हुई, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ये फिल्म है, पर किसी भी अन्य क्रिटिक ने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया हुआ। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। फिल्म के विषय के बारे में हम चर्चा करें तो लाउडस्पीकर पर अजान के कारण एक नवजात शिशु को होने वाली पीड़ा, ये इस फिल्म का विषय है। महाराष्ट्र के छोटे से गाँव में स्थित ये फिल्म टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है, और भारत के गांव का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण इस फिल्म में किया गया है। और कम से कम बजट में एक सर्वोत्कृष्ट फिल्म कैसे बनाई जाती है, ये अगर आपको जानना है तो भोंगा अजान ये फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। और साथ में ही इसी फिल्म के डायरेक्टर की एक अन्य फिल्म है हलाला, वो भी एक बहुत ही कम बजट में बनी हुई फिल्म है, और ये दोनों ही फिल्में आप ZEE5 पर देख सकते हैं। और इसके बाद 11 नंबर पर है नजरअंदाज। देखिए, इस फिल्म की कहानी हमें भावुक तो करती ही है, पर सबसे ज़्यादा जो बात इस फिल्म की हमें प्रभावित करती है वो है कुमुद मिश्रा का परफॉर्मेंस। इसके बाद 10 नंबर पर है कार्तिकेय 2। अब इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अप्रतिम, अद्भुत ऐसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म को थिएटर में देखना, और मैं बस यही आशा करता हूँ कि कार्तिकेय 3 एक बहुत बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े बजट के साथ में बने, और हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में और भी ढेर सारी बातें हमें कार्तिकेय 3 में देखने को मिले। इसके बाद 9 नंबर पर है मराठी फिल्म सरसेनापति हंबीरराव। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं उनके वीर मावड़ों के शौर्य एवं पराक्रम पर आधारित 2022 में आई हुई सर्वोत्कृष्ट फिल्म थी। इसके बाद 8 नंबर पर फिर से एक मराठी फिल्म है, मी वसंतराव। अगर आपको शास्त्रीय संगीत पसंद है, म्यूजिकल ड्रामा आपको देखना पसंद है, तो इस फिल्म को आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। महान गायक वसंतराव देशपांडे जी के जीवन पर यह फिल्म आधारित है, और उनके ही पोते राहुल देशपांडे जी ने उनके पात्र को निभाया है, और साथ में ही वे इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजर भी है एवं गायक भी है। इस फिल्म का जो म्यूजिक है ना, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस फिल्म के समाप्त होने के बाद में मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है कि थिएटर में अपने सीट से कोई भी उठा नहीं था, बिल्कुल सब शांत बैठे हुए थे। इस प्रकार से इसका म्यूजिक हमें मंत्रमुग्ध कर देता है।
और आजकल की जनरेशन के जो तथाकथित मतलब हम देख रहे हैं आजकल की म्यूज़िक इंडस्ट्री के कैसे हालात हैं। एक ही शब्द को 200-200 बार रिपीट कर देते हैं, ऑटो ट्यून वगैरह लगाकर कुछ सॉन्ग्स वायरल हो जाते हैं। तो मतलब अब इसी में वो अपनी सफलता मान लेते हैं। पर पिछली जनरेशन्स के हम ऐसे महान गायकों को अगर देखें, तो उनका अपनी कला के प्रति जो समर्पण था, जो त्याग था, जो तपस्या थी उनकी, अपने कला में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तपस्या वे करते थे, अपने गुरु के प्रति जो एक विनम्रता उनके अंदर जो थी, जो सम्मान था ना, ये सारी बातें हमें इस फ़िल्म में देखने को मिलती है और इसी कारण से ऐसी फ़िल्में सभी के लिए देखना आवश्यक है। इसके बाद 7 नंबर पर है तमिल फ़िल्म विक्रम। भाई ये फ़िल्म नहीं थी, ये एक पागलपन था, पागलपन। एक्शन मूवीज़ को पसंद करने वालों के लिए 2022 का ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। इसके बाद 6 नंबर पर फिर से एक मराठी फ़िल्म है, पांघरूण। दोस्तों, ये फ़िल्म हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाती है। हमें अपने साथ एक प्रकार से फ़िल्म जकड़ लेती है। इसके विजुअल्स, इसके कैरेक्टर्स, म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स, हर एक बात बस परफेक्ट थी इस फिल्म की। ये फिल्म सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करती है, शारीरिक इच्छा, काम वासना के अलग अलग पहलुओं को स्त्री और पुरुष दोनों की ही दृष्टिकोण से इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की जो कहानी है वो स्वतंत्रता पूर्व के समय पर आधारित है और महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में फिल्म की कहानी स्थित है और बहुत ही सुंदरता से उस समय का चित्रण फिल्म में किया गया है। हालांकि एक दो बातें मुझे इस फिल्म की पसंद नहीं आई थी, वो बातें मैंने इसके रिव्यू में बताई हुई है। पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, विशेषतः फिल्म का जो म्यूज़िक था ना, वो बस सुनते रहने का मन करता है। इसके बाद 5 नंबर पर जो फिल्म है वो 2022 की बॉलीवुड की सबसे बढ़िया फिल्म है, क्योंकि उसके बाद बॉलीवुड की कोई फिल्म है ही नहीं पहले 4 में। तो ये 5 नंबर की फिल्म 2022 की बॉलीवुड की सबसे बढ़िया फिल्म है। पर आश्चर्य देखिए, किसी भी एलिट क्रिटिक ने, जितने भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं, उनमें से ज़्यादातर ने इस फिल्म का रिव्यू तक नहीं किया। ऐसे इग्नोर किया इस फिल्म को, ऐसे इग्नोर किया जैसे ये फिल्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि इस फिल्म को देखकर लिबरल्स को काफ़ी पीड़ा हुई थी, पेट में मरोड़े वगैरह उनकी उठी थी। जो बात इस फिल्म में दिखाई गई है उस कारण से, वो ऐसी क्या बातें हैं वो जानने के लिए आप हमारा वध का रिव्यू देखिए। पर इतना मैं अवश्य कहूँगा कि ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। अब दोस्तों, इसके बाद की जो 4 फिल्में हैं, जो 4 नाम मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उन 4 फिल्मों की सफलता ने लिबरल्स को इतना परेशान किया कि अभी भी अभी भी उस परेशानी से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। 4 नंबर पर है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। देखिए, नंबी नारायणन जी ने 30 वर्ष तक जो पीड़ा सही, उसे 2-2.5 घंटे में दिखा पाना वैसे बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर आर माधवन जी ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से इस विषय को उन्होंने न्याय देने का प्रयास किया है। इसे मैं एक बहुत ही साहसी फिल्म कहूँगा, जिसका सेकंड हाफ देखने के लिए हमारे अंदर भी उतना ही साहस होने की आवश्यकता है, हमारे अंदर भी उतना ही साहस चाहिए। पर हमारे देश के एलिट क्रिटिक्स को और लिबरल्स को इस फिल्म में बस नम्बी नारायणन जी का हिंदू होना, प्राउड हिंदू होना ही दिखाई दिया और वो उनकी आंखों में चुभा। फिल्म की शुरुआत में जो सुप्रभातम हमें सुनाई देता है, वो उनके कानों में जैसे कोई तेजाब डाल रहा हो, इस प्रकार से उनको पीड़ा दी सुप्रभातम ने। नम्बी नारायणन जी का प्राउड हिंदू होना वो उनकी आंखों में चुभ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 नंबर पर है, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने थिएटर में सबको एक दैवी अनुभव दिया। इस फिल्म के एंडिंग ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था थिएटर में। मतलब बस विश्वास नहीं हो रहा था आंखों पर कि हम क्या देख रहे हैं थिएटर में। कुछ ऐसा अनुभव इस फिल्म के अंत ने सबको दिया, पूरे देश को दिया। बिल्कुल कांतारा। अभी भी वो एंडिंग जब जब भी मैं उसके बारे में हम सोचते भी है ना, तो पूरे अंदर एक अलग ही हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। और इस फिल्म की सफलता, इस फिल्म का सक्सेसफुल होना, वो भी इतनी बड़ी सफलता जो इस फिल्म को मिली ना, वो लिबरल्स को अभी भी हजम नहीं हो पा रही। अभी हमने देखा था तुम्बाड़ के जो मेकर्स है, उन्होंने क्या कहा था, मतलब इस फिल्म को टारगेट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था कि इसमें जहरीले पुरुषत्व को सेलिब्रेट किया गया है वगैरह वगैरह। इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप अवश्य देखना। मतलब ये केवल कांतारा ही नहीं, जो भी हमारे टॉप 4 की फिल्म है उन सभी की सफलता ने, एक अद्भुत सफलता मिली है इन सभी को। विशेषतः टॉप 3 जो हमारी फिल्में हैं, मतलब उनकी सफलता तो क्या शब्द नहीं है उनके लिए।
जो ऑडियंस से प्रेम मिला है उनको, और वही बातें कई लोगों को अंदर से परेशान कर रही है। इसके बाद 2 नंबर पर है आरआरआर। ये फिल्म भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर लेकर के गई। इस फिल्म ने दुनिया को बता दिया कि भारत मतलब केवल बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड का वो घटिया कंटेंट मतलब भारत नहीं है। इस फिल्म के मैंने सैकड़ों सैकड़ों रिव्यूज देखे, 10-20 नहीं है, लिटरली मैंने इस फिल्म के 100 से ज़्यादा रिव्यूज तो देखे होंगे, और सैकड़ों रिव्यूज अवेलेबल है यूट्यूब पर, बाहर के क्रिटिक्स के, फॉरेन के, बाहर के क्रिटिक्स के। और जितने भी मैंने रिव्यूज देखे ना, उनमें जब वो कहते थे ना कि भाई ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये तेलुगु फिल्म है, ये टॉलीवुड की फिल्म है, ये जब वो बात कहते थे, वो हर एक रिव्यू में ये जब बात मैं सुनता था ना स्पेसिफिक, सच में बहुत बहुत शांति मिलती थी अंदर से। क्योंकि आज तक आप देख लीजिए, बॉलीवुड और उनका जो पूरा पपेट मीडिया है, जो इकोसिस्टम है, उन्होंने दुनिया को ये बताने का प्रयास किया कि भाई भारत मतलब बॉलीवुड। हाँ, अपनी एक मोनोपोली उन्होंने बनाकर रखी थी। उनके सो कॉल्ड जो इंडस्ट्री के अपने आप को किंग वगैरह मानकर बैठते हैं, बादशाह वगैरह मानकर बैठते हैं, जैसे कि अभी भी वो एक भाई देश में लोकतंत्र है, पर अपने आप को हम बॉलीवुड के किंग है, बादशाह है, और क्या महा महा क्या महानायक, अब अपने मन से ही अपने आप को उपाधि दे देते हैं बॉलीवुड वाले, और अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा देश बस उनके ही पीछे पागल है। पर इस फिल्म ने ये सब कुछ बदल कर रख दिया। और सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा बदलाव जो आरआरआर ने लाया वो ये कि इस फिल्म ने भारतीय स्वतंत्रता का असली इतिहास पूरे विश्व को बताया। नहीं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास मतलब बस 1-2 नामों तक वो सीमित हो जाता था। और कई सारे फॉरेन रिएक्शंस भी अगर आप देखेंगे ना, भारत के बारे में आप क्या जानते हैं, ये उनसे जब पूछा जाता था तो बस 1-2 नाम उन्हें पता होते थे। तो वो परसेप्शन इस फिल्म ने चेंज कर दिया। विदेशियों का भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण इस फिल्म ने बदल दिया है। और इसके लिए आरआरआर की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और अभी जो अवार्ड्स इसे मिलते जा रहे हैं ना, वो देखकर अभी भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेट में मरोड़े उठ रही है। आपने देखा इतनी सफलता जो आरआरआर को मिल रही है, इतने सारे अवार्ड्स जो बड़े बड़े मिल रहे हैं, देखा बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स वगैरह है, उनकी तरफ से कोई धन्यवाद दिया गया हो या बधाई दी गई हो, प्रशंसा की गई हो आरआरआर की, एस.एस. राजामौली जी की? मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा है बॉलीवुड को आरआरआर की सफलता से। और मैंने तो अभी कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे देखे थे जिसमें एस.एस. राजामौली जी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है कि फलाने फलाने रिव्यू में एस.एस. राजामौली जी ने प्रभास को बेटर एक्टर बताया था ऋतिक से, और उनको ट्रोल किया जा रहा है। और एक पूरा पपेट मीडिया इस पर आर्टिकल्स लिख रहा है, पुराने कहीं से वो इंटरव्यू खोज कर निकाल रहे हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार से एस.एस. राजामौली जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए, ये सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब दोस्तों, 1 नंबर पर कौन सी फिल्म होगी ये तो आप सभी जान ही गए होंगे। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने जो कर दिखाया ना, वो न भूतो न भविष्यति है। न ऐसा कभी भूतकाल में हुआ, न कभी भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है जो इस फिल्म ने करके दिखाया। और ये केवल मैं बॉक्स ऑफिस सफलता की बात नहीं कर रहा हूं। बॉक्स ऑफिस पर सफलता तो मिली ही, पर जितने भी वामपंथी है, तथाकथित सेक्युलर्स है, लिबरल्स है, या जो वोक्स वगैरह है, वो लोग आज भी इस फिल्म का नाम सुनकर भय से कांप उठते हैं। उनको ये अंदर से विचलित कर देती है ये फिल्म, आज भी इसका नाम लेते ही। और इसके साथ ही देश विरोधी ताकतों को जो इस फिल्म ने झटका दिया है ना, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उसे तो किसी भी प्रकार से नापा या तोला नहीं जा सकता। द कश्मीर फाइल्स, बस ये नाम ही काफी है। जिन्होंने भी 30 वर्षों तक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को दबाकर रखने का प्रयास किया, कभी उसे सामने नहीं आने दिया, कश्मीरी हिंदुओं की आवाज को जिन्होंने 30 वर्षों तक दबाकर रखने का प्रयास किया, ऐसे जो भी, चाहे वो बॉलीवुड हो, लिबरल्स हो, वोक्स हो, तथाकथित सेक्युलर्स हो, वामपंथी हो, उन्हीं सबको पीड़ा हो रही है इस फिल्म से। वही सब आज भी इस फिल्म का नाम सुनकर अंदर से विचलित हो जाते हैं। और उन्होंने ये जो कश्मीरी हिंदुओं की आवाज को दबाकर रखने का जो पाप किया था ना, वही पाप उन्हें अंदर से विचलित कर रहा है। और ऐसे सभी को ये फिल्म एक्सपोज करती है, और वो भी खुलकर एक्सपोज करती है। दोस्तों, वर्ष 2022 में घटिया फिल्में भी बहुत सारी आई, पर उससे
एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आई, ऐसा हम कह सकते हैं 2022 में। क्योंकि जो फिल्में सफल हुई है ना, आप देख लीजिए, जो फिल्में सफल हुई है उससे हमें पता चलता है कि भाई दर्शक अभी अच्छी तरीके से समझ गए हैं वामपंथियों के और लेफ्टिस्टों के जो भी वो प्रोपेगेंडा हो या फिल्मों के माध्यम से जो वो एजेंडा चलाने का दशकों से प्रयास करते आए थे, वो अभी दर्शक अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और ये सब हमें पता चलता है कि जिन फिल्मों को सफलता मिली ना 2022 में, वो सच में डिजर्व करती थी और आने वाले समय में ऐसी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2022 की 25 सर्वोत्कृष्ट भारतीय फिल्मों की लिस्ट। बाकी आपके इस लिस्ट के बारे में क्या विचार है, या आपके लिए 2022 की सर्वोत्कृष्ट फिल्में कौन सी थी? आपकी लिस्ट भी मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।